हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। पढ़ाई अपनी अच्छे से करिए। कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट में तो पूछ लीजिएगा। मैं आपने हमेशा बोला है कि आप मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज की ये क्लास आपकी एसएसटी की है। थोड़ा एसएसटी की क्लास कंटिन्यूअस करने वाले हैं हम, क्योंकि एसएसटी का कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है और काफ़ी बड़ा है, तो कोर्स कवर करने में टाइम लग जाएगा। मैंने आपको इससे पहले एसएसटी की जो क्लास दी थी, आज ये 7वीं क्लास, जहाँ तक कि 6 क्लास अभी तक के मेरे चैनल पे हो चुकी है। और जहाँ पर मैंने आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पहला पूरा ओवर कर दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही बताया। मैं अपने चैनल पर आपको ये कहिए कि पूरी बुक बताऊँ, जितना बुक में है तो वो बिल्कुल नहीं बताऊँगी। मैं सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, सिलेबस पूरा कवर अप करूँगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और सिलेबस से कुछ बाहर आती वो सब मैं आपको बताऊँगी। बाकी सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी, ठीक है। वही वही चीज़ आपको मेरे चैनल में मिलेगी, जो पॉइंट टू द पॉइंट होगी, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। इधर उधर की बातें आपको मैं यहाँ पर नहीं बता, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, और आप नोट्स उसकी बनाएंगे तो ये यूज़फुल नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी, हिंट दूंगी कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, वो चीज़ आपके लिए जो प्रॉफिटेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, सीधी बात, सिंपल बात, जो आपके काम की हो। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर प्रसारण काल के बारे में स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको पूरा प्रसारण काल के बारे में मैंने सारी डिटेल अपडेट कर दी थी कि क्या है, कैसे है, कितने सब पार्ट है, सब कुछ। आइए, आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करना है सभी को, ईच एंड एवरी वन। बीच बीच में भी आप लोग लाइक करने के लिए बोला करिए, जो भी लोग बाद में अपडेटेड करते हैं। चलिए देखते हैं क्लास में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। होपफुली आपको मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़कर। जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ ये 6 महीने का इंटरवल अच्छा रहेगा। मैं आपकी हर एक हेल्प करूँगी जितना मैं अपनी तरफ से कर पाऊँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ताकि आपको सारी अपडेट मिलेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर मैं अपडेट जो कर देती हूँ। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये प्रसारण काल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, नव प्रसारण काल, 3 काल के बारे में बताया था। इन 3 का भी सब डिवीजन हो गया था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर देखिए, निम्न पूरा प्रसारण काल, मध्य पूरा प्रसारण काल, उच्च पूरा, ये कुछ डेटेड है, डेट है, मतलब ध्यान रखना है कि इसके टाइम इंटरवल में ये था। आज जो पढ़ना है हमें वो टॉपिक है मध्य पूरा प्रसारण काल। देख रहे हैं, यही हमको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है मध्य प्रसारण काल। मैंने आपको इससे पहले जब क्लास ली थी तो ये उच्च पूरा प्रसारण काल, निम्न वाला, मध्य वाला, ये सब बता दिया था क्या है ये। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो यही पीडीएफ है, ये नहीं दिया था मैंने उस दिन। अब आज ही क्लास करके मैं पीडीएफ दे दूँगी, क्योंकि सारा एक साथ रहता है ना, इसलिए नहीं दिया था। जैसे ओवर हो जाएगा मैं आपको दे दूँगी। अब चलो आप देखते हैं टॉपिक पे क्या है। मध्य प्रसारण काल। प्रश्न आता है, मध्य प्रसारण काल क्या होता है, मध्य प्रसारण काल से आप क्या समझते हैं। आपको ये बात क्लियरली पूछेगा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रसारण काल क्या होता है? मीजोलिथिक एज, करेक्ट। आइए देखते हैं क्या है ये। बहुत कुछ कुछ बातें आएंगी, 1-2 लाइन में लिखना रहेगा। कुछ आपसे इसमें साक्ष्य वगैरह पूछेगा, आपको वो बताना रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रसारण काल क्या होता है, तो आप कहेंगे मध्य प्रसारण काल पूरा प्रसारण काल एवं नव प्रसारण काल के मध्य के संक्रमण को रेखांकित करता है। यानी कि जब ये नाम है इसका, मध्य पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा प्रसारण काल और नव प्रसारण काल के बीच का काल है, ठीक है। इसके टाइम इंटरवल और इसके टाइम इंटरवल के बीच का जो टाइम पीरियड था वो है मध्य प्रसारण काल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो चीज़ें पूरा प्रसारण काल से थोड़ा अच्छी हुई होंगी और नव प्रसारण काल से थोड़ा सा कम हुई होंगी अपडेटेड, वही चीज़ें मध्य प्रसारण काल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। दोनों के बीच की जो काल है, दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है मध्य प्रसारण काल। मैं आपसे जब प्रश्न करूंगी टेस्ट में, मैं पूछूंगी आपसे कि मध्य प्रसारण काल से आप क्या समझते हो, तो आप ये बताएंगे मुझे कि मैम पूरा प्रसारण काल और नव प्रसारण काल के मध्य का जो काल होता है उसको हम कहते हैं मध्य प्रसारण काल, ठीक। और प्रसारण काल का मतलब क्या होता है? पत्थरों का काल। ये भी मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, बताइए मुझे कि प्रसारण काल क्या है, प्रसारण काल का अर्थ क्या है। तब आप मुझे इस चीज़ का आंसर करेंगे कि मैम पत्थरों के काल को हम प्रसारण काल कहते हैं, क्योंकि प्रसारण, प्रस्तर, पत्थर सब क्या है? पर्यायवाची है, एक ही शब्द के मतलब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते ही इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः खाद्य संग्राहक ही रहा। अब इस काल में देखिए, हर एक काल जब आ रहा है, हर एक टाइम पीरियड जब आ रहा है, तो नई नई चीज़ों को लेकर आ रहा है। और पिछली जो चीज़ें थी उसमें से कुछ चीज़ें हिंट, मतलब कुछ चीज़ें एक कह सकते हैं कि जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पहले से कोई चीज़, कोई चेन अगर चल रही है
कोई एक चेन बनी हुई है, ठीक है, कोई कड़ी बनी हुई है बीच बीच में, तो यहाँ से लिंकअप है ना। तो वही चीज़ है कि एक के बाद जो प्रसारण काल आ रहा है तो पीछे वाले से भी कुछ कुछ चीज़ें, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो गुण है वो मिलता है। अब जैसे हमारे लोग, जैसे मेरे दादाजी रहे होंगे, फिर मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के बाद हम लोग, फिर हम लोग की जनरेशन, तो गुण मिलता रहता है ना, नाम, वो शक्ल सूरत, कुछ सहूर वगैरह दिखता रहता है ना। उसी तरीके से चीज़ें हैं कि आपको ये यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये जो चेन वाली बात बताई वो क्यों बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा है इस काल में भी, इस काल में भी, शब्दों का खेल समझिए। इस काल में भी लिखा है, इसीलिए मैंने ये लिंक वाली और जनरेशन वाली बात बताई। इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः खाद्य संग्राहक ही रहा। मतलब पूरा प्रसारण काल, जो आपने इससे पहले पूरा प्रसारण काल के बारे में हर एक चीज़ को देखा, उसमें जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे जैसे उनमें अपडेटेड होते गए, जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते गए, वो भी खाने को स्टोर करना सीख गए थे। तो इस काल में भी वो पूरी तरीके से सीख गए। सबको पता होगा कि हमको खाद्य संग्राहक के तौर पर काम करना है, चीज़ों को कलेक्ट करके रखना है। लेकिन लेकिन शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया। जो ये लोग शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते वगैरह थे, उनके जो मारने के तरीके वगैरह थे, जिस औजारों से मारा करते थे, उनमें थोड़े से परिवर्तन देखने को मध्य प्रसारण काल में मिल गए। अब वह बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे थे। पहले वो बड़े बड़े जानवर को मारते थे, क्योंकि सारे लोग मिल के मारते थे बड़े जानवर को, फिर उसके बाद उसको पकाकर सारे लोग बांट बांट के खाते थे। अब लेकिन क्या हुआ कि ये फिर जैसे जैसे समय आया, फिर ये लोग, अब सब लोग के पास जब औजार हो गया तो सब अपनी जो है मारने का पूरा प्रयास करते थे, सब अपना मारने लगे थे और सब अपना मार के खाद्य संग्रह का काम करना शुरू कर दिया था। तो पहले था समूह में करते थे, अब क्या हुआ, ये सिंगल सिंगल करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, समझ में आया ना कि मध्य प्रसारण काल में वो लोग खाना बटोर के रखते थे, यही एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और शिकार अपना करने का एक नया नया तरीका निकाल लिए थे। आगे आइए, फिर क्या है, पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। पशुपालन यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो लोग घर में पालते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी सब पालते हैं, मुर्गी पालते हैं कि नहीं पालते हैं। तो यहाँ पर जब ये लोग मध्य प्रसारण काल में आए तो ये लोग भी जानवर को क्या कहते हैं, साक्ष्य भी मिले हैं कि ये लोग भी पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। तो मध्य प्रसारण काल में जानवरों को पालने का जो कार्यक्रम था वो भी शुरू हो गया था। मध्य प्रसारण काल के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कहाँ से मिला है, ये जो प्रूफ मिला है, हो सकता है कि वहाँ पर मैंने पढ़ा था इसको, तो वो मिला था। जो खूंटा नहीं होता, लकड़ी का खूंटा गड़ा रहता है जिसमें गाय भैंस बांधी जाती है, खूंटा, खूंटा समझते हैं ना, हाँ सबको पता होगा खूंटा क्या होता है। या तो लोग दीवारों में ऐसा कुछ एंगल टाइप का फंसाए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं वो नहीं याद है मुझे, कुछ कहते हैं, मिलता है, हंसिया या कटिया ऐसा समथिंग कुछ कहते हैं, बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि खूंटा वूटा देखा है, मतलब गाँव में है तो वो है, तो ये खूंटा बांधे रहते हैं। तो ये खूंटा जो है मिला हुआ है आदमगढ़ में और बगौर के कुछ स्थानों में। और वो जो हौदा आता है, हौदा जिसमें गाय खाती है, बनवाना पड़ता है, एक बनाया जाता है ईंट पत्थर का, एक रेडीमेड आता है, तो मतलब लोहे तो उसका स्टील का। तो ये जो है अक्सर मेरे यहाँ तो ये स्टील वाला ही है, तो वही देखा है मैंने। तो ये जो खूंटा मिला था और ये हौदा मिला था, तो इससे एक डाउट ये लगाया गया कि उस समय भी लोग मतलब पशुपालन का कार्य कर दिया। और भूसा भी मिला हुआ था, जला हुआ भूसा मिला था। तो इनसे एक डाउट हुआ कि भूसा वगैरह है तो जाहिर सी बात है गाय वाय मतलब जानवर पालते हो, क्योंकि बकरी भी शायद भूसा वूसा खाती है, बकरी जानकारी नहीं, गाय भैंस की तो है फिलहाल। फिर देखिए, तो समझ में आया कि साक्ष्य कैसे, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, ये जो साक्ष्य यहाँ पर दिया उसका मतलब प्रूफ होता है कि कोई चीज़ कोई सामान वहाँ पर मिला है। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया गया था, तो आप मुझे उत्तर करेंगे मैम कुत्ते को, डॉग को। ठीक है, डॉग को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। किस काल में बनाया गया था, अगर आपको ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको अगर कोई मतलब जैसे मान लीजिए कि पूरा प्रसारण काल और तमाम काल दिए, तब आपको मध्य प्रसारण काल पे टिक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहाँ पर मध्य प्रसारण काल उच्च प्रसारण काल नहीं लिखा है, ये ऑप्शन में लिख दिया है क्या कहते हैं प्रसारण काल, ठीक है, और ऑप्शन में कुछ और लिख दिया, 3-4 ऑप्शन कुछ और दे दिया है, एक में आपको प्रसारण काल सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रसारण काल में हुआ था, यहाँ पर सिर्फ प्रसारण काल लगा है, उससे मतलब नहीं है। प्रसारण काल अगर नाम दिख रहा है तो वहाँ पर कुत्ते की बात पूछा जा रहा है, तो आपको बिना हिचकिचाए प्रसारण काल पे ही टिक करना है। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को अपडेटेड बता रही हूँ, कुत्ता प्रसारण काल में आया था।
अब अगर ये वेरीफाई उसमें 4 ऑप्शन में ये रहता है कि पूरा में आया था, निम्न में आया था, नव में आया था, मध्य में आया, तब आप मध्य टिक करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है ये सारा ऑप्शन, सिर्फ प्रसारण काल दिया है एक ऑप्शन और सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत प्रसारण काल पर टिक करना है। ठीक है, आगे आइए, बता दे रहे हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे थे। उपकरण का मतलब जो जानवरों को मारने के ये लोग पत्थर से औजार बनाते थे वो छोटे हो गए थे, क्योंकि भारी पत्थर को उठा के मारना भारी होता है, मतलब दिक्कत होती, नहीं मार पाएंगे ना उतना, फिर उसको उठाना रखना करना, छोटा छोटा बनाए रहेंगे तो आपको क्योंकि आप जानवर मारते हैं तो दूरी पे जाते हैं, कितना पत्थर लेके जाएंगे मारने के लिए। तो ये लोग पत्थर अपने पहले से बना कर, तभी तो चुकीला होता तो मार देते, वरना पत्थर से मारेंगे जानवर को तो पत्थर मतलब जानवर तो भाग जाएगा। लेकिन ये लोग इतना पैनी बनाते, इतना चुकीला धारदार, तो उसको लग जाती थी, उसको घात हो जाता था। तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिला कि मध्य प्रसारण काल में जो पत्थर बने, जो पत्थर से औजार बने, पहले वो इतना बड़ा जब होता था, अब वो इतना बड़ा होने तो छोटा होने लगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसी वजह से जो है, जो ये मध्य प्रसारण काल होता है ना, इसे हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथिक किसको कहा जाता है, तो आप मुझे आंसर करेंगे मैम मध्य प्रसारण काल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जब आप नोट्स बना लेते हैं, टेलीग्राम से लेके नोट्स बना लेते हैं ना, एक बार यहाँ पर यूट्यूब पे आ जाया करिए, फास्ट कर दिया करिए, देखिए सेटिंग में ऑप्शन रहता है एडवांस में जाके, फिर उसके बाद फटाफट फटाफट सारी बात को मेरी सुन लिया करिए एक बार दोबारा से। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ कि इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वहाँ पर आकर इंपॉर्टेंट लिख लिया करिए कि ये प्रश्न अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोलिथिक एज किसको कहते हैं, तो मध्य प्रसारण काल को माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आएगा। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस काल के प्रमुख स्थल है पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा देखा जाता है कि मध्य प्रसारण काल के बारे में जो ज़्यादा जानकारियाँ मिली हुई हैं वो कहाँ कहाँ से मिली हुई है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ से मिली है। तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल एक नाम आ रहा है, फिर गुजरात में देखने को मिला है, तमिलनाडु में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपडेटेड है कि जहाँ जहाँ पर जब खोजने गए तो वहाँ पर कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, तो ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल गई। तो ये लोग यहाँ पर चीज़ को मेंशन कर दिए। क्लियर है, इतना आप ध्यान रखना कि आपको क्या बातें यहाँ पर बताई जाए, क्योंकि प्रश्न आपको बन जाता है। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एक पॉइंट और है इनके बारे में जो जानकारी आपको दे रहा है, वो है अग्नि का उपयोग। अग्नि के उपयोग में क्या बातें कर रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। अग्नि का उपयोग मध्य प्रसारण काल को पूरा प्रसारण काल से अलग करता है। मतलब जो आग का इस्तेमाल था, आग का जो सही प्रयोग था, वो पूरा प्रसारण काल से इसको अलग कर देता है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रसारण काल में ये लोग जो है आग का ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे थे। आपको इस चीज़ से दो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपको एक कुत्ते वाली बात प्रसारण काल टिक करना है, और आपको जब आग की बात आ जाएगी तब भी आपको प्रसारण काल टिक करना है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं दिया। अदरवाइज आपको मध्य प्रसारण काल बताना होगा कि ये चीज़ मध्य प्रसारण काल में आई थी, या इस चीज़ का जो उपयोग था वो मध्य प्रसारण काल के समय में किया जा रहा था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ और समय भी दे रही हूँ कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि क्या बातें मैं बता रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होगी और प्रश्न बनता है। एक कुत्ते वाला जो था वो टॉपिक वो, और ये आग वाला है, दोनों से प्रश्न बहुत अराइज होता है। आपको बहुविकल्पी में भी आएगा और आपको जो है लघुत्तरी में भी लिखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं कुछ और चीज़ों के हैं, वो भी आपको हम यहाँ पर क्लियर बताते हैं कि नौ प्रसारण काल क्या होता है। इसके पहले की जितनी अपडेटेड मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको जो है मध्य प्रसारण काल की बताई। अब आपको मध्य प्रसारण काल के बारे में कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल उससे उतना ही प्रश्न बनेगा कि क्या क्या चीज़ें रही हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर बन रहा है नया टॉपिक है, वो है नव प्रसारण काल। 3 काल के बारे में जानना था, ये लास्ट वाला है। इसके पहले का 2, बस इतना ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से, कि आपको जो काल के बारे में है बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं मानती हूँ। क्यों नहीं आएगा, पहली बात तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पर जितनी क्लासेस हुई तब आप लिंक कर पाएंगे एक के बाद एक। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तब भी तो 1 2 बार 3 बार देखिए, आपको तीसरी बार में आ जाएगा। हर एक काल से आपको उस काल में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, उन्हीं विशेषताओं से आपको प्रश्न बनेगा।
कैसा प्रश्न बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर समझना है कि ये चीज़ें इसके बारे में कही गई हैं। और मैंने इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया है ताकि आप अपने नोट्स में बना सकें और छोटा छोटा याद भी कर सकें। ठीक है, आइए नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। अब यहाँ पर ये क्या है ये जानते हैं। नवपाषाण काल का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन है। अभी तक ऊपर की जो दो काल आपने पढ़े वो लोग क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, खाने का संग्रह कर रहे थे कि नहीं, वो लोग बचा रहे थे, खाने को स्टोर करके रख रहे थे। लेकिन नव की जब बात आई तो ये लोग खाद्य का उत्पादन कर रहे थे, मतलब पैदावार कर रहे थे। ये लोग पैदावार करते, पैदावार से क्या समझ में आया, इसका मतलब इन लोगों को कृषि की जानकारी हो गई थी, इनको खेत की खेती बाड़ी की जानकारी नवपाषाण काल में हो गई थी। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही नई चीज़ है। प्रश्न आपसे बनेगा कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कृषि की शुरुआत किस काल से हुई है। ठीक है, खेती बाड़ी की शुरुआत किस काल से हुई है, तब आपको टिक करना होगा। आप मुझे बताएंगे कि मैम खेती बाड़ी का जो काम है वो नवपाषाण काल से शुरू हुआ है, पहली बार नवपाषाण काल से ये आरंभ हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए नवपाषाण काल का आधारभूत तत्व क्या है, खाद्य उत्पादन करना, पशुओं को पालतू बनाए जाने की पूरी जानकारी का। ये अच्छे से फिर जो है हर घर में जो है आपको फिर जानवर दिखने लगे थे और सभी लोग अपने घर में भंडारण करने लगे थे। उत्पादन भी तो होता ही था, भंडारण भी होता था। नियोलिथिक शब्द सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। ठीक है, ये फिलहाल एक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न नहीं आएगा, बस नियोलिथिक शब्द के बारे में एक अपडेट है। अब इसमें क्या क्या अच्छा हो गया था जो नियोलिथिक को काफ़ी यूनिक बनाता है, काफ़ी बढ़िया बनाता है और काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है, बिकॉज इससे प्रश्न काफ़ी अराइज होता है। तो रीज़न क्या है उसके पीछे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न आपके सामने है, पहला पॉइंट है वो है कृषि कार्य का प्रारंभ होना, मतलब जो खेती बाड़ी का काम था। क्योंकि देखने को मिला, पता है जला हुआ चावल मिला हुआ है, कहीं कहीं पे चावल के दाने गिरे हुए मिले हैं, गेहूं के दाने गिरे हुए मिले हैं, जला हुआ जौ मिला है। तो ये सब प्रूफ में मिला हुआ है, जब खोज हुई तब ये सब देखा गया कि ये चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं। तो इससे ये जानकारी लगा ली गई कि नियोलिथिक एज में लोग जो थे वो एक अच्छे तरीके से खेती बाड़ी की तरफ भी उस एरिया में बढ़ गए थे जहाँ पर इनको जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा इनकी जानकारी हो गई थी। और ये फिर उसकी पहले तो ये हुई कैसे, हुई इस तरीके से क्योंकि जब पहले ये खाना नहीं बटोर के रखते थे, तो पहले जब खाना ये बटोर के रखते थे तो ये मांस और तमाम चीज़ों को इसको स्टोर करके रखते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब इनको ये फिर ये लोग कंद मूल का फल खाया करते थे, केला, अमरूद जो जंगल में मिलता था वो खाते थे। लेकिन धीरे धीरे कर कर जो है इनको जब गेहूँ और चावल के बारे में कहीं से जानकारी मिली है, बिया वगैरह बच रहा होगा, वैसे भी आप देखें गेहूँ खेत वेत में जहाँ पर होता है वो घर तक ले आने में रास्ते में गिर जाता है। तो वही सब इनको जब मिला फिर ये स्टोर करके रखने लगे, तो ये दोबारा उसी से बार बार छीट के काम करने लगे। जैसे गेहूँ होता है, लोग धान अब की बार काटते हैं, जैसे एक साल धान कटता है तो लोग पुराना बीज रख लेते हैं ना, तो वैसे ही इसी तरीके से धान को ले जाके फिर छीट देते हैं वही पुराना धान, तो ऐसे हो जाता है। लोग गेहूँ भी छीट देते हैं अक्सर। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से ये कृषि कार्य का जो प्रारंभ था वो हो गया, क्योंकि पहले स्टोर करके रखे थे, फिर एक बार हो सकता है कि कोई ट्राई कर लिया और ट्राई नहीं किया होगा, वो डिब्बों में रखते रखते वो भूमि में, ज़मीन में, मिट्टी में गिर जाता है, फिर वहाँ से उग गया होगा, उन लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये जो पुराने बिये रखे हैं, जो हम बटोर के रखे हुए हैं, इसको अगर हम छीट देंगे दोबारा से तो हमारा अनाज फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि उस समय अनाज के बिये थोड़े मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें, तो इनका लिंकअप जो है वहाँ से पहले ये स्टोर करके रखे और स्टोर करने के बाद जब ये देखे कि उसमें से दोबारा कणखा निकल के पेड़ तैयार हो गया, तो इनको एक आइडिया लग गया। और इसी वजह से ये जो है नदी के किनारे रहते थे, ताकि इनको वहाँ पर कोई ट्यूबवेल उब्बेल थोड़ी था उस समय की ये सिंचाई करते थे, नदी से जो है नहर पानी ऐसे करके सिंचाई का काम करते थे। समझ में आई बात कि क्या कैसे किस टर्म से किस पद्धति से चला आता आ रहा है। आइए आगे फिर देखिए, सबसे अच्छी खूबी क्या है, ये कृषि की हो गई, एग्रीकल्चर फील्ड में इनका पूरा ग्रोथ हो गया था। पशुपालन का विकास है, जानवरों को पालते थे, दूध खाते थे, दही खाते थे, मक्खन वक्खन सब खाने लगे होंगे। अब जब उस समय इतनी सोच हो गई थी तो सभी की सोच दौड़ती है ना, तो ये सब काम। उसके बाद खेती बाड़ी में भी हल जोतवाना उतवाना तो ट्रैक्टर थोड़ी होता था, ये जो हल का सब काम था ये बैल ही करा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पत्थर के घर्षित पॉलिशदार, एक बात इसमें ये देखने को मिली है कि
पत्थर का जो औजार था वो ये लोग बनाते थे। कुछ समय बंदूक लाठी होती होगी, लेकिन बंदूक और तलवार वगैरह नहीं होती थी, औजार के तौर पर सुरक्षा करने के लिए। अब करें तो करें क्या? तो ये देखने को मिला कि जब नवपाषाण काल आया तो नवपाषाण काल में जो पत्थर थे वो पॉलिशदार हो गए, बहुत उनको इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया, उनको इतना घिसा गया था कि इतना वो चमकदार हो गए थे कि अगर एक बार लगा तो पूरा खटाक से कट जाता था। तो बहुत पॉलिशदार जो उपकरण थे नवपाषाण काल में बन गए। उसके बाद ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो गया। एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि नवपाषाण काल में ग्राम समुदाय का जो तरीका, मतलब समूह बैठने लगी, पंचायत का जो हल्का फुल्का ग्रुप संगठन था उसका भी एक प्रकार से जो है एक छोटा सा ही रूप, बहुत बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा विशाल नहीं, बस छोटे छोटे कमेटी टाइप का गठन भी होना प्रारंभ हो गया। लोग बैठने लगे, बात करने लगे, क्योंकि सभी लोग वो काम करते तो लोग ऐसे गाँव में देखिए खेती बाड़ी होती तो लोग बात करते हैं फलाने क्या इतना हुआ, उनका ऐसा हुआ, वो ये धान लगाए थे, वो गेहूँ लगाए, ऐसा ऐसा होता है। तो जब ये लोग भी ये काम करने लगे तो ऐसे ये भी चौपाल बैठा के छोटा छोटा करके उस तरह से कमेटी बना के ये भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिए थे, बातचीत करने लगे थे। पहले अपने काम से काम ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं क्या है इस घाट के प्रमुख स्थल। अभी नवपाषाण काल के हर एक काल के स्थल है, स्थल का नाम कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, वहाँ पर इनका प्रूफ मिला है। आंध्र प्रदेश में मिला है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में मिला है, सिंहभूम झारखंड, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर नवपाषाण काल के बारे में उचित जानकारी आपको मिलती है। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक होता है ओवर, जिसमें मैंने आपको मध्यपाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी बताई और नवपाषाण काल के बारे में शॉर्ट टर्म में बताया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं बनेगा। अब आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, ताकि आपको जब प्रश्न आए या मैं जब टेस्ट लूँ तो आप इतने कैपेबल हों कि ये जवाब दे सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके पहले का टॉपिक सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, कोई टफ वर्ड भी नहीं था कि जिसका आपको अर्थ ना पता हो। हर एक बात को बताया, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया कि क्या मतलब है। मुझे उम्मीद तो है कि किसी की बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको भी होती है वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए मध्यपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था। मध्यपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? तो आप प्रश्न बताएंगे कि शिकार के स्थान पर कृषि एक दृश्य से मानव विकास के इतिहास के लिए क्रांति थी। इस काल में मानव कृषि करने लगा था। अब देखिए यहाँ पर मध्यपाषाण काल, अब आप सोचेंगे कि अभी मैंने आपको नवपाषाण काल में बताया कि कृषि तो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, लेकिन ध्यान रखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दोनों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्न आता है और लिखना भी पड़ता है। ये नहीं है कि उसी से हर चीज़ एकदम डेफिनेटली हो गई, उसकी शुरुआत लगभग मध्य में ही हो गई थी, क्योंकि जब मध्य में वो स्टोर करके रख रहे थे तो उनको वो रास्ते में जो गिरा हुआ अनाज दिखा वो मध्य में ही जारी हो गया था। उनको इसकी जानकारी छोटी मोटी पहले लोग ट्राई करते हैं, तो ये वहाँ से ही प्रारंभ हो गया था। 9 में एकदम सर्टिफाइड हो गया कि हमको कृषि करनी है। ठीक है, तो ये लोग शिकार का जो काम था वो लगभग छोड़कर स्टोर करने लगे थे और फिर कृषि की तरफ बढ़ गए थे। आगे आइए, मध्यपाषाण युग की प्रमुख विशेषता बताइए, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो यहाँ पर है बड़े छीले हुए पत्थर के औजार के संक्रमण और बड़े झुंड वाले जानवरों के समूह में शिकार से छोटे चिपके हुए पत्थरों के औजार और एक अधिक सरकारी एक शिकारी संग्राहक करता। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये लोग जो है बड़े बड़े अच्छे पत्थरों के औजार से अच्छा बनाने लगे थे, फिर बड़े झुंड वाले जानवरों के समूह में शिकार करते हुए छोटे वाले भी करने लगे थे। ये लोग माइक्रोलिथिक इसीलिए इनको कहा जाता है, छोटे, और छोटे छोटे औजार भी बनाने लगे थे, छोटे जानवरों को मारना भी शुरू कर दिए थे, और ये शिकारी के साथ साथ संग्राहक करता भी हो गए। पहले शिकार करते थे लेकिन अब उनको स्टोर करके भी रखने लगे थे मध्यपाषाण काल में। ठीक है, आगे आइए, मध्यपाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ। मध्यपाषाण काल युग के दौरान प्रमुख परिवर्तन में से एक भोजन एकत्र करने में हुआ था। पुरापाषाण काल में कुछ भी नहीं था, लोग मारते थे और एकत्र नहीं, मारा, किया, खाया, बहाया। लेकिन मध्य में जब आए तो ये सोचने लगे नहीं हमको कल के लिए भी रखना है। ठीक है, शिकार और इकट्ठा करने की नवीन तरीकों के अलावा मनुष्य ने बकरी, भेड़, सुअर आदि जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना ये शुरू कर दिए थे, यानी कि जानवरों को पालतू बनाने का कार्य भी ये करने लगे थे। क्लियर? अब आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको ऐसा प्रश्न आएगा
कि नवपाषाण काल की विशेषता लिखिए, तब आपको लिखना होगा नवपाषाण कालीन मानव यहाँ पर बस्तियां बनाकर निवास करने लगे थे। घरों की दीवारों पर लाल रंग किया मिलता था, जिनकी छतें लकड़ी की होती थी। नवपाषाण काल में जब मैंने आपको बताया है कि ग्राम समुदाय का गठन होने लगा था, तो जब ऐसी चीज़ों की गठन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इनको इस चीज़ की जानकारियाँ होने लगी थी। फिर ये अब स्टोर करके जब अनाज को रख रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, ऐसे बोरी खुली बोरी में थोड़ी रखेंगे। तो जाहिर सी बात है इनका अपना पर्टिकुलर लोगों का घर बनने लगा था, बस्तियाँ छोटी छोटी होने लगी थी। ठीक है, क्लियर। आगे आइए, नवपाषाण कालीन औजार की विशेषता क्या है? तो पत्थरों के औजार का घर्षित और पॉलिशदार उपकरण का निर्माण। नवपाषाण काल के जो पत्थर थे वो एकदम चमकदार थे। जैसे कभी आप बर्फ की सिल्ली को देखिए, इतनी पैनी इसको कर दो अगर आप ना, तो बर्फ की सिल्ली से भी जो है इंसान को ख़त्म किया जा सकता है। बर्फ की सिल्ली की चक्कू बनाइए, चाकू जो आती है उसको उस शेप में दीजिए। बहुत सारी देख रियल में तो नहीं, मूवी में देखा है, उतना पैनी बनाते हैं कि वो एकदम बराबर कर देती है। तो ऐसे पत्थर के औजार को भी घिस घिस के इतना नुकीला बना देते, इतना चमकदार बना देते कि अगर एक बार शक मारा गया तो वो जहाँ भी गया वो तय हो जाता। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए, नवपाषाण युग किसके लिए जाना जाता है? आपसे ये प्रश्न बनता है तो आपको बताना होगा कि नवपाषाण की जो क्रांति है वो शब्द के परिवर्तन से उसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण काल का वर्णन करने के लिए गढ़ा, जिसमें मानव ने पौधों की खेती करना, भोजन के लिए जानवरों का प्रजनन करना, स्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया और कृषि के आगमन से नवपाषाण काल के लोगों को पुरापाषाण पूर्वजों से अलग कर दिया। अब नवपाषाण काल पुरापाषाण से एकदम अलग हो गया, क्योंकि नवपाषाण काल में खेती होने लगी। नवपाषाण काल में जानवरों को जो है जानवर से मतलब भोजन बनाया, भोजन भी रखते थे, जानवरों का प्रजनन भी करने लगे, मतलब एक के बाद एक जानवर बनने लगे, बस्तियां बन गई। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग हो गया पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल में। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं जो आप लिख सकते। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया नवपाषाण काल, उसमें बता देती तो मैं उसमें नहीं बताई, जानबूझकर नहीं बताई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में जब आप करोगे तो वो जो टॉपिक जितना बताया वो इम्पोर्टेंट है, फिर ये क्वेश्चंस भी तो आपको इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ, और यहाँ पर जैसे ये बड़ा दिख रहा है ना, आप जब लिखेंगे तो 2 ही लाइन में आएगा ये, तो यहाँ पर तो दूसरे फॉर्मेट में है, इसलिए आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है कि आप इतना बड़ा कैसे लिखेंगे। जब कॉपी में लिखेंगे ना तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आइडिया दे रही हूँ, प्रश्न आएगा ताकि आप लिख पाएँ। आगे आइए, नवपाषाण काल का व्यवसाय क्या था? तो आपको बताना है कि नवपाषाण काल के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था, रोजगार का तरीका था, वो कृषि और मतलब कार्य था उनका एक प्रकार से, तो कृषि करना और पशुपालन करना। आगे आइए, पाषाण काल में औजार और भोजन और घर कैसे थे? तो आप कहेंगे कि वह पत्थर के औजारों से पुरुष और पशुओं का शिकार करते थे और शिकार से प्राप्त मांस का उनका मुख्य भोजन था। मांस ही उनका मेन भोजन था, क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं थी। कंदमूल तथा फल भी भोजन में सम्मिलित थे। कंदमूल जो जंगल में होता है वो और फल ये खाया करते थे। थोड़े समय बाद मानव जो है गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय घर बनाना नहीं आता था। तो ये लोग पहले गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे करके नवपाषाण काल तक ये लोग बस्तियां बनाना शुरू कर दिए थे। क्लियर, ऊपर बताया। आगे आइए, पाषाण युग के लोग क्या करते थे? पाषाण युग के बारे में यहाँ पर है, पाषाण युग के लोग शिकारी थे। पाषाण युग के जो लोग थे वो शिकारी थे। ठीक है, इसका मतलब है कि वे या तो अपनी ज़रूरत के लिए भोजन का शिकार करते थे और पेड़ों और अन्य भोजन से भोजन को इकट्ठा करके, प्रारंभिक पाषाण युग में लोग गुफाओं में रहते थे। मतलब क्या है कि लोगों का मेन कार्य था शिकार करना, उसको खाते थे, जंगल में जो फल पाते थे वो खाते थे और ये गुफाओं में रहा करते थे। तो ये इनका एक काम था, यही इनका जितनी उनको जानकारी उस समय हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स, ये रही आज की क्लास। मैंने आपको जो भी टॉपिक बताया, पुरापाषाण काल बताया, मध्य बताया, नव बताया, दोनों की विशेषताएं बताई। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताया कि कैसे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, क्या क्या आपको लिखना होगा। अभी तो ये जो क्वेश्चंस है ये लघुत्तरी और अति लघुत्तरी वाले हैं, जो कि 1 नंबर 2 नंबर के आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो आपको पढ़ते चलिए, टेस्ट लूँगी तब आपको पूछूंगी, तब आपको करवाऊंगी, और उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको सीरीज और बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे, तो आपको हेल्प पूरी तरीके से मिल जाएगी। निश्चिंत रहिए, बस पढ़िए। आप सब लोग ये कहते हैं कि मैम इतना पढ़ ले तो हो जाएगा, तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे जितना उतना ही आपको आएगा। आप कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे, इस समय आप ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड में, ग्रेजुएशन करके आप लोग आए, तो आप इतने बड़े हैं और समझदार हैं कि आपको ये चीज़ पता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। आपको मैं सिर्फ गाइड करूँगी, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। मैं यहाँ से कितना भी कर दूँ, आप वहाँ से पढ़ेंगे नहीं, तो ये मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ना, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से हर एक जो सुनेगा, समझेगा, करेगा, वो डेफिनेटली पास होगा।
2021 बैच को मैंने पास करवाया है। बहुत सारे बच्चों को जो जो पर्सनली मुझसे बात करके हर से पढ़े हैं, सबका रिजल्ट 90 पार है, सबका रिजल्ट है। अगर आपको चाहे देखना भी होगा तो आप जाइए देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 5 बच्चों का, तो वहाँ पर देखिए मेरे पढ़े हुए आधे से ज़्यादा बच्चे पास हैं जो मुझसे पढ़े, बाकी कहाँ से पढ़े वो मैं नहीं जानती। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास। मैंने क्लियर बताया, आपको दिखाया। कोई ये पीडीएफ दे दूंगी, शाम को मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। पीडीएफ सारे दे रही हूँ, जो जो क्लासेस अब तक हुई है उसी पे पढ़ा हुआ है। अगर एक दो नहीं मिलता है, कोई दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि पीडीएफ मेरे पास से भी डिलीट हो गया हो। तो आप लोग जो है, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ रहता नहीं, मैं पढ़ाई पीडीएफ आपको दे दी और डिलीट कर दिया, पीडीएफ नहीं रहता है मेरे पास। तो आप लोग जो है नोट्स अपनी वहाँ से बनाइए। दिक्कत होती है तो यूट्यूब पे आइए, थोड़ा रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। एक ही 2 क्लास मिसिंग होंगी, नहीं तो मैंने सारी क्लासेस आपको दी हुई है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आधे घंटे की क्लास हो गई है। ध्यान से हर एक चीज़ को समझिए, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया भी है, बताया भी, हर एक टॉपिक को क्लियर किया है। आई होप सबको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।